इस वीडियो में भाई क्लास 11th के जो अब पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं उनकी बात करेंगे सिर्फ। अगर सिलेबस यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके सिलेबस है सर, थर्ड यूनिट की वीडियो लगवा जिसमें लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन की बात होगी। ठीक है जी। सबसे पहले एक चीज देखो जरा ध्यान से, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अगर आप लोगों को मास, लेंथ और टाइम, एरिया, इनकी स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट यूनिट पढ़ाई गई है तो एक तो वो तैयार करोगे आप। मास की स्मॉलेस्ट यूनिट एएमयू, 1 एएमयू इज इक्वल्स टू 1.66 या 1.67 into 10 की पावर -27 kg, which is equal to the mass of the nucleon. Biggest unit of mass चंद्रशेखर, that is equal to 1.4 into mass of sun. समझ गए आप मेरी बात। लेंथ स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी क्या है? लेंथ की फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिगेस्ट यूनिट पर इलेक्ट्रिक सेकेंड। टाइम स्मॉलेस्ट यूनिट शेक, that is equal to the lifetime of the electron in the exciting state, equal to 10 की पावर -8 सेकेंड। और बिगेस्ट यूनिट बराबर 10 की पावर 26 सेकेंड्स। एरिया की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है भाई? बर्न। और बिगेस्ट यूनिट हेक्टेयर। सब मैंने आपको लिखवाई है, आप ये अच्छे से तैयार करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर एसआई सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसके अंदर सेंटीमीटर में आप लेंथ रखते हैं, पाउंड में आप मास, ग्राम में आप मास रखते हैं, सेकंड में आप टाइम रखते हैं। और ऐसा सिस्टम क्या है? केजी मास, मीटर लेंथ और सेकंड टाइम। टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सीजीएस सिस्टम और ऐसा सिस्टम दोनों में सेकंड में मेजर की जाती है। इसके बाद एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, जिसमें आप लेंथ को फुट में या फीट में लेंगे और मास को आप पाउंड में लेंगे और टाइम को आप सेकंड में लेंगे। यहाँ तक हो गया। इनसे भी उल्टा सिस्टम होता है एमकेएस। एमकेएस सिस्टम के अंदर मास केजी में था, ठीक है जी, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड। इस सिस्टम का एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि उस समय ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं हुई थी, उसकी वजह से क्या था, सिर्फ 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डिस्कवरी की गई थी, मास, लेंथ एंड टाइम। ये इसका ड्रॉबैक है। अब सवाल आया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल कहलाती हैं जिन्हें आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते, और उनकी ऐसा यूनिट एज वेल एज डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, करंट, मोल, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके ऐसा यूनिट कैंडिला है। समझ गए सभी? इसके बाद तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि संयम सर ने लास्ट ईयर दिया था, अभी 1-2 साल पहले। रेडियन एंड स्टे रेडियन आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट्स। रेडियन इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, मतलब एक सर्कल के सेंटर पर उसकी सर्कमफ्रेंस से एक एंगल बनाया गया है। और स्टे रेडियन क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, मतलब एक 3D सरफेस की सरफेस से उसके सेंटर पर एक एंगल बनाया गया है। मैंने आपको ये भी सारा पढ़ाया, अच्छे से आप ये तैयार करेंगे, और ये तैयार आज के आज करेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो बताई जाएगी आपको यूनिट 3 की। समझ आ गया? इसके बाद जब थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला 101% आएगा, मतलब पूरा फिजिकल वर्ल्ड और डायमेंशंस, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट वगैरह सारा अगर आप देखो तो अगर आपके यहाँ 30 मार्क्स के पेपर होंगे जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 आएगी, अगर सिर्फ यूनिट 1 यूनिट 2 है तो 10 नंबर की यूनिट 1 होगी शायद, और 20 नंबर तक का हो सकता है यूनिट सेकंड, ठीक है, जिसमें मोशन इन प्लेन और वेक्टर वगैरह है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वगैरह, इंटीग्रेशन मेथड्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या, कम टू द पॉइंट माय डियर, डायमेंशंस। मेरा मानना है डायमेंशन किस तरीके के आएंगे, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जैसे कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी कोफिशिएंट और रेनॉल्ड नंबर, ठीक है जी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, जो 10th में आपने पढ़े। और यूनिट फर्स्ट, सेकंड
इन 2 यूनिटों में क्लास 11th में पढ़े, या फिर क्लास 11th की सेकेंड वॉल्यूम 7th यूनिट में विस्कोसिटी कोफिशिएंट का जिक्र है, सरफेस टेंशन का जिक्र है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ सकता है, रेनॉल्ड नंबर का जिक्र है, उसका फॉर्मूला आ सकता है, गैस कांस्टेंट का और बोल्टमैन कांस्टेंट का भी आप तैयार करके जाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला, गैस कांस्टेंट का भी और बोल्टमैन कांस्टेंट का भी। ठीक है जी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे डायमेंशन फॉर्मूले, अगर आप ध्यान दें, जैसे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं आपके टीचर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक कोसेक सभी डायमेंशन लेस होते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस होता है, याद रखेंगे सभी। एक आप कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने प्रेशर ग्रेडियंट का, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर अपॉन लेंथ, पावर ग्रेडियंट पावर अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो जहां भी आप ये वर्ड पढ़ते हैं ग्रेडियंट, तो याद रखिएगा जो पहला वर्ड है वो अपॉन लेंथ का मतलब ये होता है। दूसरी बात वॉल्यूम रेट, अगर कहीं आप वॉल्यूम रेट का डायमेंशन रखते हैं, वॉल्यूम रेट का मतलब होता है पासिंग वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है जी। डेंसिटी आप पढ़ते थे मास अपॉन वॉल्यूम, इसका सही मतलब होता है मास वॉल्यूम डेंसिटी। ऐसे ही आपके पास आ सकता है लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ। ये वायर के लिए यूज होता है, ये सॉलिड सरफेस के लिए यूज होता है, और सरफेस मास डेंसिटी होता है आपका यूज किसके लिए, सरफेस एरिया की बात होगी। समझ गए आप मेरी बात, उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि होलो स्फीयर या एक शीट। ऐसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है, चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम AT, लेंथ होता है L, तो AT है, AT L माइनस 1। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट क्लियर। इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूलों को आप अच्छे से करके जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। लॉ ऑफ होमोजेनिटी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब मास में ही मास ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टाइम में टाइम को ही आप ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मास को लेंथ में ऐड करते हैं, यह मीनिंगलेस वर्ड। समझ गए ना, कभी भी दो अपोजिट फिजिकल क्वांटिटीज ना तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ना तो ऐड हुआ करती हैं और ना ही कभी सब्सट्रैक्ट होती है। जैसे कि मेरे पास यह है फॉर्मूला P is equal to A upon V square V minus B, that is equal to RT, where P is pressure, V is volume, A and B are two arbitrary constant, R is gas constant and T temperature। आपसे कहा गया है A का और B का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। मैंने आपसे क्या कहा, मास प्लस माइनस मास दैट इज इक्वल टू मास। तो मास में आप मास ही ऐड कर सकते हैं तो आपको मास प्राप्त होगा। तो आप ध्यान देंगे वॉल्यूम माइनस बी, मतलब जब V वॉल्यूम है तो B भी वॉल्यूम है, और वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ क्यूब। तो B का डायमेंशन फॉर्मूला एक झटके में आपने निकाल दिया L क्यूब। कांसेप्ट क्लियर, हर एक बच्चे को कांसेप्ट क्लियर है। इसके बाद अब मैं बात करता हूं इसकी, ये प्रेशर बताया मैंने आपको, तो ये भी प्रेशर होगा, कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा, प्रेशर माइनस प्रेशर प्रेशर ही मिलेगा। तो A अपॉन V स्क्वायर प्रेशर के बराबर है, तो A इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, प्रेशर इंटू V स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है M1 L माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से आप सॉल्व करके B का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ आपको मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। प्रदीप बुक के कुछ एग्जाम्पल है वो अच्छे से कर लीजिए। ज़्यादातर स्कूल्स में प्रदीप, SL अरोड़ा, दिनेश या फिर नूतन ही बुक पढ़ाई जाती है। इन 4 बुक्स के एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि F इज इक्वल्स टू A माइनस बी टी अपॉन एक्स टी, इस तरीके से करके पूछ लिया जाएगा। A क्या है, BT क्या है, X क्या है, T क्या है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन है वो अच्छे से आप करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है ये कि आप डायमेंशनली चेक करके बताइएगा कि हाँ ये इक्वेशन सही है। S इज इक्वल टू UT प्लस RT का स्क्वायर। तो S का डायमेंशन फॉर्मूला L है लेंथ, तो U वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब L1 T माइनस 1, और T मतलब टाइम है तो T1। तो यहाँ से क्या है T1 और T माइनस 1 तो L1। अभी तक तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लेंथ, ये भी लेंथ आई निकल गई। अगर ये भी लेंथ निकल जाता है तो आप करेक्ट है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन L1 T माइनस 2, और यहाँ T है टाइम, तो टाइम का स्क्वायर T स्क्वायर, तो ये हो गया L1। हाँ जी, ये इक्वेशन डायमेंशनली प्रूफ हो गया कि ये इक्वेशन बिल्कुल ही करेक्ट है। कांसेप्ट क्लियर।
इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन क्या लगते हैं मुझे, क्या कि शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड एट मास ऑफ ओ। इस क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि दिवान सर या फिर संयम सर या किसी भी स्कूल के टीचर, ध्यान रखिएगा। डीए में पूछते हैं सुशील सर, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर बनाते हैं सुशील सर, एक दिवान सर, संयम सर, मनोज दिवान सर, ठीक है, और गुरुदेव बहादुर में संदीप सर, बहुत ही बढ़िया लेवल का पेपर बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वहाँ, ठीक है जी। विशाल सर, विशाल गुप्ता सर, रेनबो में आगे समझ सभी को। आप एक ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, शो दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड एट मास ऑफ बॉल। ये इस तरीके से रोटेट करके पूछ सकते हैं वो कि प्रूव द टाइम फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम बाय डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है जी। 100% समझ आ गया। तो दोनों एक ही बात है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रूव द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम रेट of liquid passes through the horizontal tube, ठीक है जी। if length of tube is L, pressure is P, radius of tube is R and viscosity coefficient of the liquid is eta। एक फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन है कि प्रूव द फॉर्मूला फॉर द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर इन इट विद क्रिटिकल वेलोसिटी विद टर्मिनल वेलोसिटी। समझ गए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को आप करके जाएंगे। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी किस क्वेश्चन के आने की है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, मैंने मान लिया मुझे फॉर्मूला कुछ भी नहीं आता, तो मैंने मान लिया पेंडुलम की लेंथ L है, मास ऑफ बोब m है, और जहाँ ये ऑसिलेशन करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। मैंने मान लिया जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो कुछ इस तरीके से डिपेंड करता होगा m की पावर a, लेंथ की पावर b और g की पावर c। अब a b c की क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये डिनोमिनेटर में भी जा सकते हैं, m l g, और गायब भी हो सकते हैं फॉर्मूले से। जिसकी पावर 0 आई वो फॉर्मूले से गायब, क्योंकि x की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब इंडिपेंडेंट। आ गया ना समझ। मान लीजिए l की पावर 0 आ गया तो मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड एट लेंथ। अगर m की वैल्यू 0 आ गई देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड एट मास ऑफ द बॉल। अगर g की वैल्यू 0 आई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरीके से आप ध्यान दें, समझ आया, ठीक है। मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और एक कांस्टेंट आ गया k। k का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे। अब t टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t1, मास का m1 इसकी पावर a, लेंथ l1 इसकी पावर b और g का l1 t-2 इसकी पावर c। अब जरा ध्यान देंगे बहुत तरीके से, m की पावर यहां से a आई, यहां से l की पावर b प्लस c आया, t की पावर -2c आया। ऐसी अवस्था में आपको सिर्फ इक्वेशन को इक्वेट करना है। m की पावर जो यहाँ है a है और जो इधर है उसके बराबर है, तो a की वैल्यू इक्वेशन में क्या आ गई आपके पास 0। फिर l की पावर यहाँ b प्लस c है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो b किसके बराबर हो गया, -c के बराबर हो गया। लेकिन -2c इज इक्वल टू 1 है, तो c इज इक्वल टू -हाफ, तो b इक्वल टू +हाफ। जब मैंने ये वैल्यूज यहाँ रखी तो मेरे पास आया m की पावर 0, l की पावर हाफ और g की पावर -हाफ। -हाफ डिनोमिनेटर में गया, m की पावर 0 तो m गायब हो गया, और g डिनोमिनेटर में गया इसके ऊपर। इस फॉर्मूले में k की वैल्यू 2 पाई होती है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय। यहां तक समझ आ गया हर एक बच्चे की। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगते हैं कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम, 1 जूल इनटू वर्क। दो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट ये लगते हैं जो टीचर देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने एक धीमान सर दे सकते हैं, उसे मनोज धीमान सर भी दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक न्यूमेरिकल कराया हुआ है मैंने आप लोगों को कि किसी सिस्टम के अंदर या किसी प्लेनेट पर एक सिस्टम चलता है जहां मास को m स्टार लिखा जाता है, लेंथ को n स्टार लिखा जाता है, g को इस तरीके से करेंगे। उस क्वेश्चन को आप जरूर करेंगे। समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको मिल जाएगा जब आप डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। अगर हर चीज़ में ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा तो फिर ट्यूशन क्यों आएगी बच्चे।
ठीक है जी। अब वो और एक चीज़ और, आप नोट्स शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात। आगे समझ, अदरवाइज मैं आगे से वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपसे इस तरीके से कह दिया गया कि ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करें, किसी ऐसे सिस्टम को जिसके अंदर मास कि ऐसा यूनिट, मतलब ऐसा सिस्टम में मास को 0.01 kg लिखा जाता है, लेंथ को 10 सेंटीमीटर लिखा जाता है और टाइम को 1 मिनट में लिखा जाता है, मिनट में लिया जाता है। तो उसमें 1 मिनट टाइम दे दिया आपको, मास इतना दे दिया, लेंथ इतना दे दिया, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो। ठीक है जी। या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू को आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। आप इस तरीके से करेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी को अलग ले जाइएगा, F इंटू आर स्क्वायर। आप इन सभी की वैल्यू सीजीएस फॉर्म में रखेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, फिजिकल वर्ल्ड। यहीं तक आएगा क्योंकि एरर तो आउट ऑफ कोर्स है, किसी स्कूल में एरर पढ़ाया है एक्सेप्ट नालंदा स्कूल। नालंदा में शायद 1-2 चीज़ बताई हो मैंने एरर से। ठीक है, इसके अलावा किसी स्कूल में एरर पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया। चलिए फिर इसके बाद आप आगे चलते हैं, वेक्टर और एक ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास ये है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जितने अच्छे टीचर हमारे यहाँ हैं शहर के अंदर, एक भी टीचर इतना आसान फॉर्मूले पर क्वेश्चन नहीं देगा। तो थोड़ा सा क्या करें, डिस्टेंस और टाइम तो बच्चों की चीज़ थी, डिस्टेंस और टाइम अगर दिया है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें। हो सकता है किसी स्कूल में इस तरीके से आ जाए कि आपको न्यूमेरिकल में स्पीड और टाइम दे दिया कि S1 स्पीड T1 टाइम तक रही, S2 स्पीड T2 टाइम तक रही, S3 स्पीड T3 टाइम तक रही, Sn स्पीड Tn टाइम तक रही। तो एवरेज स्पीड निकालिए, तब आप x को रिप्लेस कर देंगे, मतलब डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इस तरीके से आप फॉर्मूला मोल्ड करके आंसर कैलकुलेट कर देंगे। इससे रिलेटेड मुझे एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लगा। क्या, एक आदमी घर से ऑफिस पहुंचता है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और वापस आता है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है जी, बीवी के डांट से डर लगता हुआ, इसलिए थोड़ा बेचारा आराम से चला। ठीक है जी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जाने का डिस्टेंस भी x, आने का डिस्टेंस भी x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, 2x। और टाइम तो दिया नहीं, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन, इसे कैलकुलेट कीजिएगा, 24 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। ये एमसीक्यू में आने के चांस हैं। और एक ऑप्शन यहाँ 25 किलोमीटर पर आवर दिया जाएगा और 95% बच्चा 25 किलोमीटर पर आवर को करेक्ट करेगा। 24 देख, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लियो, कभी 24 ही देखो आंसर। ठीक है भाई। एक वह भाई, वो एक थीफ है, वो दौड़ता है, उसके पीछे पुलिस चलती है, एक टर्न वो 10 सेकंड पहले ले लेता है। वो बड़ा न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाओगे, कुलप्रेट वाला, वो न्यूमेरिकल आप जरूर पढ़ेंगे। एक ड्रिंकर वाला पढ़ेंगे आप न्यूमेरिकल, जो मैंने बताया था आपको। एक ड्रिंकर है, पहले 3 सेकंड लगातार वो 40 स्टेप चलता है, फिर 2 सेकंड लगातार वो पीछे 2 स्टेप चलता है, और 11 मीटर पर एक गड्ढा है। अगर एक स्टेप में वो ½ मीटर डिस्टेंस चलता है, तो 11 मीटर दूर जो गड्ढा है कितनी सेकंड के बाद उस गड्ढे में गिर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे आप। ये पोल से रिलेटेड इंसेक्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक इंसेक्ट ऊपर चढ़ता है पोल पर, पहली सेकंड में या फिर पहली 5 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगली 3 सेकंड लगातार वो 1 मीटर नीचे गिरता है।
11 मीटर की हाइट का पोल है, वो कितने समय में उस पोल की हाइट पर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या कि अगर आप डाउन टू स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के साथ चलते हैं और अप स्ट्रीम में चलते हैं, डाउन स्ट्रीम में चले तो एक रिवर को आप क्रॉस करते हैं कितने समय में, मान लीजिए 10 घंटे में, और अप स्ट्रीम अगर चल के उस रिवर को क्रॉस करते हैं या फिर उतना ही डिस्टेंस चलते हैं तो चलते हैं 24 घंटे में। तो अगर स्टिल वाटर होता तो बोट की रफ्तार कैलकुलेट कीजिए, ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया, ठीक है जी। रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। कैसा, एक बेल्ट पर एक बच्चा दौड़ता है, एक तरफ उसकी मदर और फादर खड़े हैं, दूसरी तरफ उन तक पहुंचने का समय प्रदीप बुक में जाएंगे। तो जब इस वीडियो को देखने का फायदा तब है जब आपके पास आपके नोट्स वो रखे हों जो मैंने पढ़ाए, और वो बुक साथ में रखी हो जो बुक आपके स्कूल में आपके टीचर ने पढ़ाई, ठीक है जी। आप देखोगे कि बुक कोई भी क्यों ना हो, मेरे नोट्स के अंदर सारी बुक्स हैं, दिनेश हो, डीसी पांडे हो, एचसी वर्मा हो, सिंगेज हो, हर बुक से रिलेटेड मैंने कम से कम एक नोट्स तो लिखवाए हुए हैं कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से टैकल करेंगे, इससे आता है तो इस तरीके से। यहाँ तक कि मैंने नूतन जैसी बुक भी पढ़ाई, मैं उसे वैसे ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है उसके अंदर, समझ गए। आईसीएससी में आती है वो, आईसीएससी के बच्चे ध्यान दीजिएगा उस बुक पर। इसके बाद ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन समझ आ गया ना किस तरीके का करना है। एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन ये भी अच्छा है कि एक ट्रेन है ए और एक बी, ठीक है जी, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, दोनों अगर एक दूसरे की डायरेक्शन में चलते हैं तो ध्यान रखिएगा ओवरटेक का क्वेश्चन आता है। ओवरटेक एक ट्रेन बी को 5 सेकंड में ओवरटेक करती है और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है उसी पैरेलल ट्रैक पर 3 सेकंड में, तो दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्रिपल में आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन, मैंने आपको आपके नोटबुक पर पढ़ाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाओगे 100%, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा बुक के अंदर वो भी करेंगे आप, ठीक है जी, समझ आ गया। इसके बाद वेक्टर, वेक्टर में मेरा मानना है कि टीचर देंगे या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिस टीचर को सबसे अलग चलने की आदत होती है वो चलेगा, वो देंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर कुछ खास उनका सही आप लोगों से, ठीक है जी। पढ़ाएंगे ट्रायंगल, पैरेलल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हम क्वेश्चन में दे देंगे वहाँ पॉलीगन, ठीक है जी। तो आप तीनों ही पढ़ लियो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मैंने कराए हुए, तीसरा सेम ऐसा ही है। इस तरीके से है, अगर मेरे पास मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर चलता है, इनके डायरेक्शन सेम है तो इनका जो डायगोनल बना ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। फिर अगर ये और ये सेम डायरेक्शन में है तो इनका डायगोनल, फिर अगर ये और ये सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों का डायगोनल, तो यही होगा, तो रिजल्टेंट निकलने वाला होगा। समझ गए आप मेरी बात, इस अच्छे से कर लीजिएगा। लेनिस थ्योरम पढ़ लीजिएगा। अगर एक पॉइंट से 3 फोर्सेस लगते हैं, एक F1 एक F2 एक F3, F1 के सामने का एंगल अल्फा है, F2 के सामने का एंगल बीटा है और F3 के सामने का एंगल गामा है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा के बराबर होगा। एक ही पढ़ के जाइएगा। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, जो एक पॉइंट से लगते हैं या एक पॉइंट की तरफ लगते हैं, उन फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या है? ऐसा कुछ नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल बाहर से अंदर की तरफ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, मे बी एक्ट फ्रॉम द सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर। फर्क क्या है? धरती घूमती है सूरज के चारों तरफ तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब घूमने वाली चीज और सेंटर के रखी हुई चीज के बीच का जो फोर्स लगता है वो बीच में किसी भी चीज से कनेक्ट ना हो तो उसे आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एक H प्लस आयन और दूसरा H प्लस आयन ये है और दोनों सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हें सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। समझ गए आप मेरी बात? लेकिन अगर मैं एक पत्थर को बांध लूं एक रस्सी के और घुमाऊं चारों तरफ तो सेंटर से जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा
उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाएगा क्योंकि वो फोर्स एक पर्टिकुलर रेडियस के अलोंग लगता है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग लगता है। तो हर वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से चलता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। दोनों की वैल्यू भी बराबर, F इक्वल टू mv²/r। दोनों सिर्फ घूमने वाली चीज के मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, ना कि सेंटर पर रखे मास पर डिपेंड करते हैं। याद रखेंगे सभी? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब वेक्टर में कुछ किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो कॉमन सी चीज है और ऐसा तो बहुत ही कम देंगे टीचर्स। एक तो आपको आना चाहिए प्रोजेक्शन निकालना। प्रोजेक्शन एक ए वेक्टर का बी वेक्टर का। दूसरा, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उनके स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, तो बीच का एंगल कितना होगा? डिफेक्टिवली होगा। मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करा है। याद रखेंगे आप कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये निकालने के लिए जाएगा इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी। या तो याद है, या तो याद है, या तो याद है, या तो याद है। समझ गए आप मेरी बात? इस तरीके के सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। आप ये भी सब करके जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि i डॉट i दैट इज इक्वल्स टू 1 या j डॉट j इज इक्वल टू n, k डॉट इक्वल टू k दैट इज इक्वल टू i डॉट j दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है? बताया गया था आपको, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होने के कारण cos 90 0 हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात? आप पढ़ के जाएंगे कि i क्रॉस j k क्यों है? क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा अपने परपेंडिकुलर वेक्टर को जनरेट करता है। याद रखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, a की वैल्यू दे दी जाएगी, b की वैल्यू दे दी जाएगी और कहा जाएगा एक तीसरा वेक्टर ज्ञात कीजिए, थर्ड वेक्टर आप मान लीजिएगा उसी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। या फिर कह दिया जाए कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखिएगा, पहले तीसरा वेक्टर निकालना है विच इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और फिर उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑलवेज बी स्केलर, लेकिन यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होगा? वेक्टर होगा। एक ये भी बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे क्या कि a प्लस बी और a क्रॉस b के बीच का एंगल कितना होगा? भाई ये ना बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगा। a प्लस बी करने से कोई तीसरा वेक्टर बनता होगा, मान लो c वेक्टर। याद रखिएगा, अगर a प्लस बी हो या a माइनस बी हो तो जो भी वेक्टर बनेगा वो इन्हीं प्लेन में लाइज करेगा। जिस प्लेन में a है और b है उसी प्लेन में c वेक्टर होगा। समझ गए आप मेरी बात? और a क्रॉस b से एक तीसरा वेक्टर जनरेट होता होगा कोई अलग b वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू एंड b बोथ, क्योंकि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बनता है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर के। तो जब a और b के परपेंडिकुलर हो गया d और a प्लस b c के बराबर है तो c के भी तो परपेंडिकुलर है d, तो आंसर आ गया 90 डिग्री। समझ आ गया नहीं? आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। एक सवाल बहुत ही बेहतरीन ये है क्या, इफ टू फोर्सेस acting on a point, if two forces acting on a point such that both forces are equal and their resultant also equal to them, then find the angle between two forces। 120 डिग्री का एंगल होता है सर, ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर एक a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है तो याद रखिएगा, अगर दोनों के बीच का एंगल दिया तो आंसर होगा a का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर नहीं दिया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा और जिसके ऊपर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। ये आंसर, जिसके ऊपर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड लीजिए। आगे समझ? मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास कि एक ऐसा वेक्टर बताइए, मेरे पास ए वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है, कि एक तीसरा वेक्टर बनाइए, उसे मान लीजिएगा सी, विच इज इक्वल टू ए एंड इन डायरेक्शन ऑफ बी, विच इज इक्वल टू ए एंड इन डायरेक्शन बी। तो मतलब वो a के बराबर होना चाहिए, तो a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, a के बराबर होगा। और इन डायरेक्शन ऑफ b तो b के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ये आंसर 1 सेकंड में ही आ गया आंसर। आ गया? ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या i प्लस j एक यूनिट वेक्टर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिएगा ना, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 स्क्वायर, यहां से आया √2 एक यूनिट वेक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, सीधी सी बात है।
एक क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड ये आ सकता है कि एक ए वेक्टर दे दिया जाए आपको, एक बी वेक्टर दे दिया जाए, कहा जाए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जब रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट जो है, अगर वो किसी तीसरे वेक्टर सी के साथ जोड़ दिया जाए तो एक यूनिट वेक्टर को डेवलप करता है जो कि वाई एक्सिस की तरफ होता है, तो वो तीसरा वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा क्या कहा कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर सी वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाए तो एक वेक्टर यूनिट वेक्टर को पता करेगा जो वाई की तरफ होगा। वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे होता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट सी, तो सी की वैल्यू आंसर निकाल लो ना यार, माइनस आर वेक्टर की वैल्यू आपने हम दोनों को ऐड करके निकाली। समझ आ गया? हर बच्चा सेटिस्फाई है? अम्ब्रेला प्रॉब्लम बहुत ध्यान से देखेंगे, उसका डेरिवेशन आने के पूरे पूरे चांस है। करेंगे एक रिवर क्रॉस प्रॉब्लम। रिवर क्रॉस प्रॉब्लम में टीचर ने क्या कहा, वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है या मिनिमम डिस्टेंस चल के क्रॉस करनी है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करेंगे। समझ आया हर एक बच्चे की? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कभी भी पूछ सकते हैं, कल से पहले पहले। ठीक है जी? कल तो हम यूनिट 3 की बात करेंगे। ठीक है जी? कल तक इस पूरी वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन और हर एक कंसेप्ट को आप कम से कम 3 बार करेंगे, अदरवाइज पहले ही पेपरों में फेल हो जाओगे क्लास 11। एक बात और याद रखिएगा, क्लास 10th में आपके 99% थे या 33% थे, मेरे लिए सब एक समान है, क्योंकि 11th की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। 11th और 12th जब पढ़ोगे, 12th में तेरे 99% है या 33% है, सब एक बराबर है, क्योंकि 11th के बाद जिंदगी ही बदल जाती है 12th के बाद। और 12th में के बाद जो तूने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसमें तेरे 99% थे या 33% थे, वो भी वहीं तक की बात थी, क्योंकि उसके बाद जो असली जिंदगी शुरू होगी उसमें जिंदगी बदल जाएगी। समझ आ गया ना? मुझे मेरे घर वालों ने कहा था कि 10th में पढ़ ले, 10th ही टफ है। मैं 10th में पढ़ लिया, पता चला 11th तो इतनी टफ है कि कंपार्टमेंट पर कंपार्टमेंट आई। आप महसूस कर सकते हैं सभी। 11th में कंपार्टमेंट से कैसे कैसे करके 12th में पहुंचे। सोचा घर वालों ने कहा 12th से टफ नहीं कुछ होता, 12th पढ़ ले। मैं सोचा जबान पलट गई, घर वालों ने जबान पलट दी। तो अभी 2 साल पहले तो कह रहे थे 10th हार्ड, अब कह रहे कि 12th हार्ड। जब 12th के पेपर दिए और मैं पास हो गया, जब पता चला कि 12th तो मड़ाई थी, ग्रेजुएशन में जो धक्के हैं दुनिया के, ग्रेजुएशन से जिंदगी शुरू है, अभी तो आप बच्चे हैं। समझ गए ना? और जब ग्रेजुएशन हो जा और घर वालों से मांगते हुए पैसे शर्म लगनी स्टार्ट हो जा, आ गया ना समझ? तब पता चला कि लाइफ क्या है। आया समझ? चलो ठीक है, दैट्स ऑल।